हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के रिकवरी की जो कमेंट्स है ना, उनमें बहुत सारे कमेंट आए हैं, लेकिन जो सबसे पहला कमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना, जो इस तकलीफ स्लिप डिस्क में जिनकी रिकवरी हो रही है, उनमें से एक कमेंट इतना प्यारा है, मैं क्या बताऊं कि उसे शेयर करते हुए मुझे बेहद खुशी होगी आपके साथ। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लूंगी आज की वीडियो में, जो आपने मेरे से रिसेंटली पूछे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आज की वीडियो का पहला कमेंट लेती हूँ। जिनका ये कमेंट है ना, इनका नाम खुशी मित्तल है, ठीक है। और इनका जो प्रॉब्लम था वो 1 साल पुराना था, 1 साल इनको हो गया था। लेकिन इन्होंने जो लिखा है आप भी सुनिए और समझिए कि वो क्या कह रही हैं। और इन्होंने लिखा है कि मैम, आपकी मेडिसिन से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझसे चला नहीं जाता था, 1 साल से लंगड़ा के चल रही थी। अब मेरे को दवाई लेते 3 दिन ही हुए हैं, मैं बिल्कुल सीधा चलने लगी हूँ और मेरे पेन भी नहीं है अब। थैंक यू सो मच। तो मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हो जाता है, लेकिन बस मैं तो सिर्फ, आप जानते हैं ना कि इन्होंने जो बोला है आपकी मेडिसिन, तो वो आपकी मेडिसिन मतलब यूनानी मेडिसिन की बात कर रही है, जो मैंने शेयर की हुई है। तो जिनको भी नहीं पता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। पर किसी को कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना, खुद से कभी मत लेना, ठीक है। तो इन्होंने भी यूनानी मेडिसिन ली है। मुझे खुशी है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो, मतलब कभी बोलते हैं ना कि किसी को ऐसे ही, भाई मैंने तो यही सुना है कि किसी को राख की चुटकी भी लग जाती है। तो वो देखो कि ऐसा नहीं है कि 1 साल से वो कहीं गए नहीं हैं, डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे, या कहीं पे भी मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया होगा, है ना। वो इतनी दिक्कत में थी कि वो लंगड़ा के चलती थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि 3 दिन में ही किसी को इतना आराम आ गया कि वो जो उस चाल, आपको पता है ना, बहुत सारे लोगों की चाल टेढ़ी भी हो जाती है ना, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, वो सीधे चलने लगी हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा उम्र भी नहीं है, मुझे नहीं लगता वो, मेरे ख्याल से अराउंड 25 के आसपास होंगी। तो ये दवाइयों के साथ साथ जो परहेज मैं बताती हूँ ना, उसका भी कमाल है। कुछ लोग बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि इस तकलीफ में हम गोली खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, पर वो पॉसिबल नहीं है। और जब भी कोई भी मेरे से बात करता है ना इंस्टाग्राम पर, जितने भी मैसेजेस आते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ भैया पहले प्रिकॉशंस लेके चलो, चाहे जो भी मेडिसिन ले रहे हो, है ना। तो एलोपैथिक लो, आयुर्वेदिक लो, यूनानी लो, होम्योपैथिक लो, जितनी भी तरह की मेडिसिन है, पर परहेज बहुत जरूरी है अगर आपको इस तकलीफ से बाहर आना है। और ना एक होता है मसाज और सिकाई। देखो हमारे पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, तो मेरे को तो जिस चीज में आराम किया है मैं तो वही बताती हूँ, आप लोग जानते हो। पर वो चीज भी या तो फिजियोथेरेपी होगी या फिर मसाज और सिकाई, वो आपको हील होने में मदद करती है। तो जब आप ये सब चीजें करते हो, और मेडिसिन जरूरी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं कि अरे नहीं, 10 दिन की मेडिसिन लेके और वो छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे आराम नहीं आ रहा। तो जिस भी चाहे मेडिसिन से रिलीफ आए, पर मेडिसिन जरूर लेनी है साथ में, क्योंकि आपको हीलिंग करेगी ही मेडिसिन, अपना अंदर से काम करेगी, बाहर से आप अपना जो भी प्रिकॉशंस है उससे और मसाज और सिकाई से आप उसे पूरी तरीके से उसे क्योर करोगे, है ना। तो उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। और अगर आपको रिलीफ आ जाता है, जैसे 3 दिन में आ गया है खुशी जी को, तो उन्हें लग रहा है कि बस हो गया, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, खुशी आपके लिए भी है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए। मेरा भी गया, मेरा जब मैंने एलोपैथिक ली, जब न्यूरो सर्जन के पास से जब मेडिसिन ली, तो 1 वीक में मेरा चला गया। मतलब इतना दर्द था, इतना दर्द था, और वो दर्द मुझे सोने नहीं दे रहा था, जीने नहीं दे रहा था, और अचानक से वो दर्द गया। तो मैंने भी वही किया, ठीक है। मैंने झुक झुक के देखा, झुक झुक के देखा, हाँ यार ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर मैं गई खेत में, और फिर मैंने वहां पे बुआई की। तो मुझे लगा अब तो ठीक हो गया है ना, अब क्या दिक्कत है। पर फिर उसके बाद फिर मैं नहीं खड़ी हो पाई, बहुत टाइम लगा, बहुत लंबा टाइम गया मुझे रिकवर होने में, जबकि मैं बिल्कुल एकदम मजेदार, एकदम बढ़िया कंडीशन हो गई थी मेरी। तो मैं आज सोचती हूँ, और यही चीजें तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, कि प्लीज आप लोग ये गलती मत करें। जो मैंने की है वो आप क्यों करेंगे, जब मैं आपको बता रही हूँ। फिर भी किसी को करना है तो वो करके फिर पछताएगा, फिर दोबारा से ठीक होने के लिए कोशिश करेगा, स्ट्रगल करेगा, है ना। तो उससे बेहतर है कि आप प्रिकॉशंस लेके चलें,
और अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। एकदम से नहीं होता है, ये तकलीफ ऐसी है कि आपको चुटकियों में आपको हंसा देगी और चुटकियों में रुला देगी। तो इसीलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं और एकदम से फिर दर्द बढ़ता है। तो वो गलती नहीं करनी है, अपने आप को स्लोली स्लोली आगे लेकर जाइए और इस चीज से बाहर आइए परमानेंट, है ना। ठीक है, तो ये था खुशी जी का एक्सपीरियंस, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बातें भी करती रहूंगी। बहुत सारे लोग हैं जिनके सवाल भी हैं और एक्सपीरियंसेस भी हैं, तो जाना नहीं, ठीक है। अगला जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये है, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ। बहुत ही मतलब जब दूसरों के एक्सपीरियंस पढ़ो ना तो इतना अच्छा लगता है कि क्या बताऊं। तो ये है मिसेस सीमा जी हैं, ये सीमा जी हैं, और सीमा जी का मेरे ख्याल से अभी इनका भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। इन्होंने जो लिखा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम की तकलीफ थी, लेकिन रिकवर हो रहे हैं। इन्होंने लिखा है, मुझे दवाई खाते हुए 15 डेज हो गए हैं, और इन्होंने ये लिखा है कि अब पेन ही नहीं है तो किसकी सिकाई करूं, जरूरत ही नहीं लगती है मालिश और सिकाई की। और तो इनका जो 15 डेज में ही जो दर्द था ना, जो तकलीफ थी, वो इनकी गायब हो गई है। तो अब ये हंस भी रही हैं कि जब दर्द ही नहीं है तो मालिश और सिकाई किस चीज की करूं। तो सीमा जी, अगर आपको बिल्कुल आराम हो गया है, और देखिए कोई डाउट नहीं है, मैं कभी डाउट नहीं करती, आप जानते हो, अगर आप लोग मेरे लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हो ना, तो मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि किसी किसी का ऐसा होता है कि बहुत लंबी तकलीफ थी और कहीं से उन्हें एकदम झटके से आराम आ गया, तो वो बहुत लकी लोग होते हैं। मैं इसलिए लकी बोलती हूँ कि मेरी मॉम भी उनमें से एक थी, ठीक है ना, कि उनका एकदम गए वो और एकदम ठीक हो गया, जबकि सर्जरी बोला था उनको। पर मेरे जैसे लोग भी हैं, और मैं यहाँ जो ये बैठ के जो इतनी कहानियां सुनाती हूँ ना, तो वो मैं अपने जैसे लोगों के लिए सुनाती हूँ, क्योंकि जो दौर मैंने देखा है, जो दर्द और तकलीफ मैंने सही है, और जो मेंटल ट्रॉमा जो मैंने झेला है, उससे लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि मेरे से जुड़े हुए लोग वो बहुत बखूबी समझते हैं, और वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं हमेशा, और इसीलिए मैं ये वीडियोस हमेशा लेके आती हूँ। तो कभी कभी किसी को बहुत तेज़ी से आराम आ जाता है, और ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर अपने आप को संभालिए, अपनी तकलीफ को बढ़ाइएगा नहीं, बहुत अच्छे से इसको आगे लेके जाइए। जख्म ऐसी जगह है ना, जहाँ तक मैं समझी हूँ इस तकलीफ को, कि जो लंबर की जो तकलीफ है, हमारी बॉडी है, और यहाँ मान लीजिए ये लंबर है, और हम हमेशा झुकने का काम करते हैं, तो अपर बॉडी का जो वजन होता है वो इस जगह पे पड़ता है। तो बहुत सारे लोग झुकने को अवॉइड नहीं कर पाते, वो कहते हैं जी हमारा तो काम ही यही है, हमें तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, और यहीं पे वो डिस्क है, और ये जो डिस्क दब रही है, जब यहाँ पे चोट लगी है अंदर, और हम उसको बार बार जख्म को हिला रहे हैं और उसके ऊपर वजन भी डाल रहे हैं, तो वो हील कैसे होगी। तो उस चीज से आपने आपको बचाना है। और जब आप आराम आ गया आपको, भले ही मेडिसिन से आया हो या किसी झटके से आया हो, किसी थेरेपी से आया हो, तो वो जब आराम आ गया है, बेशक आप मेडिसिन एक बार को बंद कर दो। मैं बोलूंगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, मेडिसिन बंद कर दो या हाफ कर दो, लेकिन अपने प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। और जब कभी ऐसा हो कि बहुत ट्रैवल किया है या काफ़ी थक गए हैं काम में, तो दर्द हल्का सा महसूस हुआ है, तो आप मसाज और सिकाई कर लें, बहुत बेहतरीन आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो ठीक हो रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छे से काफ़ी रिकवर हो गए, ठीक है जी। तो सीमा जी का है, और सीमा जी की बात मुझे इसलिए भी अच्छी लगी, वो हंस भी रहे हैं कि जब दर्द ही नहीं है तो अब मैं मसाज और सिकाई किस चीज़ की करूं। तो मसाज और सिकाई की भी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, अगर आप बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हैं, बस अपनी मेडिसिन और अपना प्रिकॉशंस कंटिन्यू रखिए। मसाज और सिकाई उनके लिए है जो कंटिन्यूअस दर्द में है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको बहुत दर्द है। और वो जो लोग हैं, मैं जानती हूँ मैं भी उनमें से एक थी, कि मुझे कंटिन्यू दर्द रहता था, कंटिन्यू। तो मैं दिन में को पता नहीं, अगर मुझे और कुछ नहीं है ना, तो मैं मसाज नहीं कोई कर पा रहा है तो सिकाई तो मैं ज़रूर करती थी। तो मसाज और सिकाई उनके लिए है जिनको
बहुत पेन है, जो जरा सा मूवमेंट भी करते हैं तो दर्द की लहरें उठती हैं उनके लिए। ठीक है सीमा जी, शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। इसमें बेपरवाही लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है जी। अगला जो एक्सपीरियंस है ये धर्मेंद्र जी का है, और धर्मेंद्र जी मेरे साथ मेरे ख्याल से 2-3 महीने से जुड़े हैं, और इनका अभी जो कमेंट आया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा है 95% अब ठीक हूँ सिस्टर। एक बात ये भी है कि ये जो मेरा चैनल है इसके ज़रिए मुझे बहुत सारे भाई बहन मिले हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं मेरे साथ, और मैं इस चीज़ के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कोई दीदी बुला रहा है, कोई सिस्टर बुला रहा है, और मुझे ये लगता है कोई बेटा बुलाता है कि एक परिवार है मेरा, ऐसा परिवार जो मुझसे पूछता है कि दीदी अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो चाहे मैं कितना भी थकी हूँ तो तभी भी कोशिश करती हूँ मैं कि हर किसी को रिप्लाई दूँ कि भाई आपने ये करना है, और आपको अगर इससे रिलीफ आता है तो आप इसको करते रहिए। तो धर्मेंद्र जी का कहना ये है कि 95% अब ठीक हूँ, वजन उठाने वाला काम छोड़कर सभी काम कर सकता हूँ। मुझे खुशी है धर्मेंद्र जी कि आप बाकी सारे काम कर रहे हैं और वजन उठाना नहीं है आपको, क्योंकि आप जितनी तकलीफ झेल के बैठे हैं, तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप सदा ठीक रहें। तो अगर आपको वजन उठाने वाले काम छोड़कर आप कोई भी अपने काम कर सकते हैं, देखिए दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, और ये हकीकत है कि परिवार पालना है और जेंट्स के ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है। तो आपको काम तो करना है, लेकिन काम वो करना है जो आपकी तकलीफ को बढ़ाए नहीं, उसको वैसे के वैसे आप, बेशक आपकी तकलीफ है, लेकिन आपको अगर 4-5% आपको कभी दिक्कत हो जाती है तो फिर आप उसको आराम करके या मालिश सिकाई करके आप उसको या मेडिसिन खा के आपको रिलीफ मिलता है, तो आप उस जो भी काम आपके लायक है आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी ये मैं नहीं सलाह दूंगी कि आप बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएं, पर अपना परहेज का ध्यान रख के उन कामों को करिए जो आपको घर चलाने के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, अभी मैं शायद एक कमेंट और शेयर करूंगी, पता नहीं पिछली वीडियो में था वो, शायद इसी में। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं परहेज करके हमारा गुजारा थोड़ा ही होगा, पर ये तकलीफ हमें उस कंडीशन में ले जा सकती है जहाँ पे हम खुद मजबूर हो जाएंगे, पड़े ही रहेंगे। तो ऐसा काम करना ही क्यों है। तो धर्मेंद्र जी आपने लिखा है कि मैं कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ जो कि कपड़ा का सिलने का है। तो देखिए मैं तो नहीं जानती कि वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और आपको प्रॉब्लम नहीं बढ़नी चाहिए। और आपने बेल्ट का सहारा लेना है, जो लंबर वाली बेल्ट रहती है उसको जरूर लगा के जाएं जब आप सफर कर रहे हैं। और बीच में भी, क्योंकि सिलाई का काम सिटिंग का है, तो सिटिंग में आप कंटिन्यूअसली बैठे ही रहेंगे, वो भी ठीक नहीं है। बीच बीच में आपने उठ के अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, या थोड़ा अगर लेटने का, रेस्ट करने का मौका मिले तो वो कर सकते हैं, तो वो करिए। अपनी चेयर को टेबल के जितना नजदीक हो वो उतना रखिए, ताकि आपको ऐसे झुकना ना पड़े, ठीक है। आप समझ गए हैं कि जिनको लंबर में दिक्कत है उनको कमर पर टेक लगानी बहुत जरूरी है। तो कमर टेक लगाने की का यही एक तरीका है कि या तो आप जिस टेबल पे काम कर रहे हो उसके बिल्कुल करीब चले जाएं, मतलब चेस्ट जो है वो आपकी टेबल से चिपकी हो, तो और पीछे टेक लगी होनी चाहिए चेयर में। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई दिक्कत होगी। हाँ, बेल्ट का मैं बता दूं कि जिनका लॉन्ग सिटिंग है ना, वो जब थका हुआ महसूस करें तो बेल्ट को लगा लें, अदरवाइज खोल के बैठें, ठीक है। खड़े होने में और सफर करने में तो बेल्ट का यूज करना ही करना चाहिए। और बहुत ही अच्छी बेल्ट अभी मैंने पिछली वीडियो में शेयर की है, जिसने नहीं देखी है ना, पिछली वीडियो जाके देखो, वो वाली बेल्ट लीजिए अगर आप सफर कर रहे हैं तो। और अगर किसी को ना मिले तो वो आप मेरे से मंगवा सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये धर्मेंद्र जी का एक्सपीरियंस था। बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे कोई ये कहता है ना 95%, मैं जानती हूँ 5% तो ऊपर नीचे अभी हो गए, क्योंकि इतना वक्त हो गया लंबी तकलीफ में, तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे भी पूरा रिलीफ आ जाए, बस यही उम्मीद है। अपना ध्यान रख के चलिएगा कि ये तकलीफ और बढ़े नहीं, ठीक है जी। और एक भाई का एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहती हूँ।
इनका नाम है कुंदन भारद्वाज, कुंदन भारद्वाज जी। और इन्होंने लिखा है, मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुड जॉब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे कोई 95-100% नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है तो मतलब बिल्कुल ठीक है। कुंदन जी को मैंने पूछा कि आपने क्या क्या किया है और क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको, तो जब उन्होंने ये मुझे यूट्यूब पे इन्होंने मैसेज किया था, तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने अपने बारे में बताया, ठीक है, आप लोगों के लिए वो सब शेयर कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है स्लिप डिस्क की L4 L5 की बहुत परेशान था मैं, 1 साल से जॉब चली गई थी, 1 साल से परेशान थे और जॉब इनकी चली गई थी। मैंने सब कुछ ट्राई किया, बहुत हॉस्पिटल में दिखाया, 3 लाख रुपए लगा दिए, 1 साल में हिम्मत हार गया था, पैसे भी लगाए, भाग दौड़ भी की और थक गए, है ना। तो हिम्मत हार गया था, दोनों पैर में दर्द था बहुत ज़्यादा, मैं तो चल भी नहीं पाता था, वॉशरूम तक नहीं जा पाता था। आपकी रेमेडी ट्राई किया, कुछ आराम मिला, बट कुछ दिन बाद फिर पेन स्टार्ट हो गया। हड्डी वाले सरदार जी हैं, मुझे किसी ने बताया, मैं वहाँ गया, वो अपने हाथ से नस को ठीक करते हैं और दवा देते हैं। 15 दिन बाद फाइनली मैं ठीक हो गया। अब 4 मंथ हो गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जॉब कर रहा हूँ, गॉड की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था बट मैंने वो नहीं करवाया। आप लोगों के साथ जब मैं ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ना, तो आप लोगों में से बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको सर्जरी बोल देते हैं, तो वो एकदम से ना डिप्रेशन में आ जाते हैं, सर्जरी बहुत बड़ी चीज़ है और ये अब बिना सर्जरी के ठीक नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करिए। देखिए कुंदन जी ने जो बताया है वो मैं यही कहती हूँ कि किसी को कब कहाँ से क्या आराम आ जाए कोई नहीं कह सकता। तो कभी भी ना थकना नहीं है, हारना नहीं है। आप हार गए तो आप खत्म, ठीक है। तो हारना नहीं है, कोशिश करना है, कोशिश करना है। क्या पता ऊपर वाले ने कितने दिन का टेस्ट आपके लिए लिखा है, ये टेस्ट है, इस टेस्ट में घबराना नहीं है। और जब आप ये दूसरों के एक्सपीरियंस देखते सुनते हैं ना, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेरा नंबर शायद अभी नहीं आया है। हम एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ किसी ने हमें बनाया है, तो वो हमें टेस्ट भी तो देगा ना, देखेगा कि हाँ ये बंदे में कितना दम है, वो दम ही तो दिखाना है। अपनी सबसे बुरी कंडीशन में अपनी सबसे ज़्यादा ताकत बटोर कर अपने लिए इस्तेमाल करिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और फिर देखिए ऊपर वाला आपके लिए कैसे राह निकालता है। कुंदन जी का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत खास है मेरे लिए। मैं कुंदन जी को ये कहूँगी, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं और कहाँ के ये सरदार जी हैं, पर जैसी आपकी स्टोरी है उससे अगर आपके नज़दीक में कोई रहता है और इंस्पायर होके वो वहाँ जाना चाहे और उनको भी रिलीफ आ जाए, तो इससे अच्छी खुशी की बात तो हो नहीं सकती। तो कुंदन जी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो उनके लिए, दूसरे लोगों के लिए उस जगह का एड्रेस भी आप जरूर दे दें। मैं सबका एड्रेस शेयर नहीं करती हूँ, आप लोग जानते हैं, पर जिनका मुझे जेन्युइन लगता है, मुझे लगता है कि हाँ ये कोई फेक नहीं है, ये कोई किसी को प्रमोट करने का तरीका नहीं है, तो मैं उनका जरूर शेयर करती हूँ। अपनी तरफ से तो सही तरीके से ही कर रही हूँ, बाकी जानती हूँ कि सच और झूठ तो दुनिया में सब कुछ चल रहा है, पर कुंदन जी का मुझे यकीन है कि, क्योंकि ऐसे मैंने एक्सपीरियंस बहुत बहुत देखे हैं मैंने, ठीक है ना, कि वो गए और वो 1 साल से वो चल नहीं पा रहे थे, दोनों पैरों में दर्द था। तो मैं जानती हूँ कि दोनों पैरों में दर्द तब आता है जब आपकी जो मोटी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो मोटी नर्व होती है ना, जब वो दबती है, जब वो दबेगी ना, मतलब उस पर जब प्रेशर आता है, जब हर्निएशन हो जाता है डिस्क में, और उस टाइम पे डॉक्टर सर्जरी ही बोल देते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है डिस्क बल्ज के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम दोनों पैरों में दर्द आएगा, उसमें फिर और दोनों पैर सुन्न भी हो जाएंगे, दोनों पैरों की ताकत भी जा सकती है। किसी किसी को सुसु पॉटी का भी इशू हो सकता है, उसमें भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो कुंदन जी को रिलीफ है, 15 डेज के बाद ही वो ठीक हो गए, उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सब ठीक है, वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है ये शेयर करते हुए कि वो अब ठीक है। हाँ, लास्ट में उन्होंने लिखा है, मैं वो नहीं, अच्छा मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था तो मैंने वो नहीं करवाया ऑपरेशन, अच्छा ठीक है।
उन्होंने लिखा है आपकी रेमेडी से भी बहुत मुझे रिलीफ मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने शेयर किया। कुंदन जी अपना ध्यान रखिएगा, आप जॉब कर रहे हैं, आप सफ़र भी कर रहे होंगे, हो सकता है कि किसी जो आपकी जो कंडीशन है आप बेहतर हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी परहेज का ध्यान रखिए। मैं हमेशा सलाह देती हूँ और इसलिए देती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 2-3 बार मुझे लगा कि मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट हूँ और फिर मेरी प्रॉब्लम बढ़ी है। तो बस आपको ध्यान इतना रखना है, तो हैवी वजन कभी मत उठाइए, और जो झटके आते हैं ना, झटके रोड में, उन झटकों से बचिए, वो झटके बड़े खतरनाक होते हैं। और एक हमारी विडंबना ये है कि आज के टाइम पे रास्तों में गड्ढे तो होंगे ही, पर जहाँ गड्ढे नहीं है वहाँ स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो उनसे बच के चलिए और हैवी वजन को अवॉइड करिए। पूरे लाइफ टाइम भी करना पड़े तो करिए बेशक, दोबारा इस तकलीफ में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है जो एक बार ठीक हो गया है ना। तो ये था कुंदन जी का एक्सपीरियंस, और बस यही दुआ है कि सब अपने अच्छे, जल्दी से जल्दी अच्छे हों और जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कमेंट मुझे भेजें। आप लोगों के सवाल भी काफ़ी सारे हैं ना, तो मैं उनमें से ढूंढ रही हूँ कि जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है जी। ये है बिस्मिल्लाह दालावाई, बिस्मिल्लाह दालावाई नाम से किसी ने मैसेज किया है और इनका मैसेज आपके लिए पढ़ रही हूँ। इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच दीदी, मैं दिन भर आपकी वीडियो देखती रहती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत सारे सिस्टर और मेरे भाई लोग भी हैं जो ऐसे मुझे बोलते हैं कि हम दिन भर आपकी वीडियो देखते हैं, बल्कि उनके घर वाले भी बोलते हैं कि ऐसा क्या है इस वीडियो में जो तुम देख रहे हो। पर मुझे खुशी है कि मेरी किसी बात से किसी को सहारा मिल रहा है या किसी को खुशी मिल रही है, तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, मेरा साथ आप भी तो दे रहे हो ना। आपने लिखा है, आपकी वीडियो देखती रहती हूँ, बहुत उम्मीद मिलती है आपकी बातों से। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कभी बैठ नहीं सकूंगी। अच्छा, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। आपकी बताए हुए प्रिकॉशंस फॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब मुझे 40% आराम मिला है। 40% है तो वो 100% भी आएगा। बस अपने मेडिसिन, प्रिकॉशंस, मसाज और सिकाई वो कंटिन्यू करिएगा, चाहे जो भी हो, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो सलाह देने आ जाते हैं, छोटे बच्चे भी दे देते हैं, बड़े तो देते ही, कि बहुत दिन हो गए लेटे लेटे, अब उठ जाओ, कुछ कर लो। कोई आके पड़ोस में से भी आके बोल के जाएगा, शरीर जम जाता है, शरीर अकड़ जाएगा, कभी कर नहीं पाओगे। पर भाई मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं लोगों की बातें सुनती तो मैं तो खत्म हो जाती। मतलब मुझे ये लगता है कि जिस स्थिति में मैं थी ना, तो मुझे बहुत सारे लोग आते थे, बाप रे मैं क्या बताऊं आपको। और सबसे ज्यादा तो अपनों की बातें बहुत डिस्टर्ब कर जाती हैं, और ये भी कि कोई साथ बैठ के सुनता नहीं है, कोई हमारे दुख में शरीक नहीं होना चाहता है। चाहे कोई भी तकलीफ हो, जब आप तकलीफ में हो तो हम सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं ना, तो इस वजह से भी लोग कन्नी काटते हैं। तो पता नहीं मैं कहाँ चली गई बातों में। खैर मैं तो ऐसे लोगों से दूर ही हो गई। मैंने सोचा मेरी तकलीफ है, मेरा गम है, तो ठीक है मैं अकेले ही इसको मैनेज करूंगी, मुझे कोई और नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा अलग हो गई, सबसे कट गई। और अगर कोई फोन करके पूछे कि आप कैसे हो, तो बोलना चाहिए मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्योंकि जब हम पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा भी, ठीक है, निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। इस तकलीफ का जो मैंने देखा है, इस तकलीफ में ही नहीं, हर किसी चीज के लिए जो बोलते हैं ना कि जो तुम बोलोगे, जो तुम्हारी बात है, जब हम बोल देते हैं तो वो जा रहा है एनवायरनमेंट में, है ना, तो वही चीजें लौट के हम तक वापस आती हैं। तो कभी रोना नहीं चाहिए, कभी तकलीफ में हो तो बार बार किसी को रिपीटेडली वही चीज बोलना, मैं दर्द में हूँ, मैं दर्द में हूँ, नहीं बोलना चाहिए। बोलो मैं ठीक हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इतना सा भी आराम आया है ना, तो अपने रब को, अपने गॉड को थैंक्स बोलो, शुक्रिया बोलो उस इतने से रिलीफ के लिए। अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, आराम से खा पा रहे हो, तो उसके लिए शुक्रिया बोलो। अगर आप सो के उठे हो, आपको अच्छा लग रहा है, उसके लिए शुक्रिया बोलो अपने रब को। जब आप पॉजिटिव बोलोगे ना, तो पॉजिटिव होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और ये मैंने किया है, ये मैंने खुद ने किया है। पता नहीं मैं
दिन भर बहुत सारी वीडियोस देखती थी। मेरे दुख का साथी मेरा फ़ोन था, मैं आपको सच में बताऊं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरे साथ था तो वो मेरा फ़ोन ही था। और उस वक्त यूट्यूब अच्छा खासा चल पड़ा था, तो बहुत सारे लोगों के, बहुत जेंटलमैन जेंटल वुमेन जो मतलब अच्छी चीज़ें दूसरों को सिखा रहे हैं, जो नॉर्मली मिलते नहीं हैं, आसपास ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने बातों से मैंने ये चीज़ें सीखी कि वाकई पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव बोलना ज़रूरी है, और शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अच्छी चीज़ों के लिए शुक्रिया करेंगे तो हमें और अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और अच्छी सेहत मिलेगी, और अच्छा जो तुमको चाहिए, अच्छे लोग मिलेंगे। ठीक है, तो जो इन्होंने लिखा है वो बिस्मिल्लाह जी ने ये लिखा है कि आपके जो परहेज है वो मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ और 40% आराम मिला है। मैं जानती हूँ अगर 40 है तो वो 100 भी जाएगा, और फिक्र मत करना, कभी भी ये नहीं सोचना कि ये वापस चल जाए, ये कुछ हो जाएगा तो फिर से करेंगे, है ना। हमेशा हिम्मत रखनी है, अपनी हिम्मत अपने आप को बंधानी है, कोई और नहीं आएगा बाहर से करने के लिए, अपने आप को बंधानी है। अच्छा, इन्होंने लिखा है दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यू मोस्ट वेलकम डियर। आपने लिखा है ज़रूरत है आपकी, हम जैसे डिप्रेशन वालों को आपकी गाइडेंस की। देखो एक चीज़ और बोलती हूँ मैं, डिप्रेशन मेरे पे भी आया था, और डिप्रेशन कोई छोटा वर्ड नहीं है, ये बहुत भारी वर्ड है। जब हम सुनते थे ना, मैं वीडियोस में या टीवी पे सुनती थी अरे मुझे डिप्रेशन हो रहा था, मैं सोचती थी डिप्रेशन मतलब टेंशन हो गई। नहीं, डिप्रेशन इतनी बुरी कंडीशन है। जब मैं डिप्रेशन में गई थी, जब मेरा ये हाथ सुन हुआ था ना लेफ्ट वाला, और क्योंकि पूरी बॉडी खत्म पड़ी हुई थी बिस्तर पे, बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन के नीचे तकिया भी नहीं लगा सकती थी, कुछ नहीं, चुटिया भी नहीं आनी चाहिए थी सिर के नीचे, वरना तो कांपती थी पूरी गर्दन से कमर। तो जब मुझे ये तकलीफ के बीच में जब डिप्रेशन आया तो वो ऐसा था कि मैं पूरी रात सबको देख रही हूँ सोते हुए, मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, मेरे फैमिली में मैं अपनी मम्मी के घर थी, मेरी मम्मी और सो रहे हैं, मेरे भाई बहन सब सो रहे हैं, और मैं बैठी हूँ। मैंने लेट के करवटें बदली इधर से उधर, मुझे वो रात बहुत लंबी थी, और ऊपर वाले का शुक्र है कि वो ज़्यादा नहीं था, मतलब वो 2 रातें थी, और उसमें मुझे ये लगा कि दूसरी रात तो मैं सो गई थी बाद में, पर वो बहुत बुरा दौर था। अच्छा, सिर्फ वही नहीं था कि नींद नहीं आ रही है और सब सो रहे हैं, मैं अकेली हूँ, और दर्द कंटिन्यू है तो दर्द भी बर्दाश्त करना है। तो नींद आती थी तो दर्द में आराम आ जाता था ना, पर जब नींद ही नहीं आ रही है तो दर्द में आराम कैसे मिलेगा। तो मैं बैठी हूँ, मैं कभी किसी को, बच्चों को लिपट के सोने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा आराम, क्या पता मुझे आ जाए, पर वो नींद नहीं आई। वो रात बहुत सबसे ज़्यादा लंबी वो रात थी मेरे लिए। फिर सुबह हुई, अब कुछ खाने पीने की कोई इच्छा नहीं, मतलब भूख कतई खत्म हो जाती है, कतई खत्म हो जाती है, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, सब कह रहे हैं ये खा लो वो खा लो, कुछ तो मन करेगा, किसी चीज का अंदर निकलने का मन नहीं कर रहा, कुछ पीने खाने का। उस दौरान अच्छा, मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन चाय भी पीने का मेरा मन नहीं था। तो वो टाइम मुझे लगा कि ओह, ये होता है डिप्रेशन, कि ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना आपको आपका नींद चली जाएगी, तो जो जिंदगी की खास जरूरतें हैं वही आपकी बंद हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आपने सीधा जाना है डॉक्टर के पास, आपको एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी है, और आप होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाइए या एलोपैथी के पास जाइए, मतलब आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले लेनी चाहिए। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली मुझे पता चला है, एक यूनानी में भी है, जो नींद से, जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा करके है, वो कुछ टैबलेट है, पर मैं वो यही सलाह दूंगी कि किसी को यूनानी में भी लेनी हो तो कंसल्ट करके लीजिए, ठीक है, किसी हकीम से, या फिर जो पंसारी लोग रहते हैं ना उनसे पूछिए, पर वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, बुजुर्ग हो कोई, उनसे पूछ के लीजिए। तो आपको डिप्रेशन में रहना नहीं है, एक दिन भी मत रहिए, बिल्कुल नहीं रहना है। अगर आप दर्द में भी हैं, और मुझे पता है कि ये चिंता का विषय होता है कि हमारा क्या होगा, हमारे घर वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तो ये थोड़ा सा वक्त है, बस ये निकल जाएगा। तो उस वक्त को अच्छे से जीना है, उसमें ये नहीं कि आप डिप्रेशन में पड़ के रो ही रहे, वो नहीं करना है। तो आपने मेडिसिन लेनी है एंटी डिप्रेशन। मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि इसका मैं अलग से भी कुछ कर सकती हूँ, पर यह है कि मैंने सेल्फ मोटिवेटेड अपने आप को रखा है, तो मुझे दोबारा उसमें उस तकलीफ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, कोशिशें मैंने बढ़ा दी थी अपनी इसके बाद,
कि नहीं नहीं ठीक होना है, ठीक होना है ना। तो आपने भी यही करना है, और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो देखिए। आपको अगर कोई सीरियल पसंद है तो वो देखिए, कोई पर यह है कि परिवार वालों को समझाना नाकाम होता है। अगर कोई समझदार है फैमिली मेम्बर तो वो आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में, क्योंकि ये वक्त ही है जब आप ठीक हो जाओगे तो आपने भी सब कुछ ही करना है, लेकिन उस वक्त आपको संभल के चलना है, ठीक है। तो अपने आप को खुश रखने के जो भी आपके पास साधन है उनको ढूंढिए, सर्च करिए और उनको अपनाइए। ये आपको खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। तो इसीलिए सब जोर लगा दीजिए, पर परेशानियों में नहीं रहना है, ठीक है, डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं। तो बिस्मिल्लाह जी, बहुत थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपको किसी तरह का डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं वहीं बात करती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, पर मेरी मजबूरी है कि मैं इंस्टाग्राम इसलिए चलाती हूँ कि मेरी भी फैमिली है, और इंस्टाग्राम पे ये है कि कोई मुझे लगातार अपनी तरफ से कॉल करेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी, पर जब मुझे लगेगा, मैं बातें सबके साथ करती हूँ, मैसेजेस के सारे रिप्लाई देती हूँ, पर कॉल पे मैं तभी बात करती हूँ जब मुझे लगता है कि नहीं अब काम नहीं चलेगा, मैसेजेस से समझ नहीं आ रहा है, तब करती हूँ। पर उसके लिए भी मुझे डायरेक्ट वहाँ जाके अगर कोई कहेगी सीधा कॉल करिए तो वो नहीं हो सकता है। आप मुझे अपनी सिचुएशन बताइए, मैं आपको आपकी जो भी आपकी तकलीफ है उसके बारे में जो मुझे समझ आता है मैं आपको वो करने के लिए बता दूंगी। आप उसको करके देखिए, अगर आपको रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है फिर आप मुझे मैसेज करिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी आपकी डेली रूटीन क्या है, जो कि अक्सर मैं पूछती हूँ। आप लोग जानते हैं कि डेली रूटीन से मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप परहेज किस तरह से कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे, कुछ गलतियां तो नहीं हो रही, तो फिर मैं वो बताती हूँ आपको। और मुझे खुशी है कि लोग उस चीज से उभरते भी हैं, रिकवर करते हैं, ठीक है। अब आपने यही करना है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। जिनको नहीं पता है, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सही स्पेलिंग लिखिएगा तभी मेरी आईडी पे आप पहुंचेंगे, और मेरी आईडी पे हमेशा स्टोरी लगी रहती है, तो वो आप समझ जाओगे कि हाँ ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। तो ये बिस्मिल्लाह जी का एक्सपीरियंस था, और अभी और भी थे, मैं देख रही हूँ कि अगर मुझे कोई और मिलेगा तो फिर मैं बीच में भी शेयर करूँगी अगर ऐसा होगा तो। हाँ, ये है सरोज कुमार चौधरी इनका नाम है, और इन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है ये है, मुझे स्लिप डिस्क पेड़ से गिरने पर नवंबर माह में हुई थी। देखिए सरोज कुमार जी पेड़ से गिरे थे, और ये नवंबर में गिरे थे, पिछले साल के नवंबर में, राइट। आप और आपका सारी बात पिछले वीडियो से परहेज सिखाई, और मुझे 1 माह से आपके परहेज बताया, मतलब जब ये पिछले महीने से बता रहे हैं कि इन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे और इन्होंने परहेज स्टार्ट किए हैं और मसाज और सिकाई स्टार्ट की है। अब इन्होंने लिखा है मुझे 1 माह से आपके बताए परहेज कर रहा हूँ, तो अब मुझे 60% तक ठीक होने के कगार पर हूँ। अब लगता है कि रिकवर हो जाएगा। परहेज जानकारी देने के लिए थैंक्स बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग जब ये कहते हैं कि आपको परहेज, मेरे बताए हुए परहेज से आपको आराम आ रहा है, तो यकीन मानिए कि बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। 60% ठीक होना 50 से ज़्यादा है, मतलब आधे से ज़्यादा रिकवर कर लिया आपने। पर परहेज के साथ अपनी मेडिसिन लीजिए, जिस भी मेडिसिन से आपको रिलीफ मिले, और मेडिसिन के साथ साथ आप मसाज और सिकाई वो भी कंटिन्यू रखिए। परहेज में कोई ढील मत करिएगा, तो ऊपर वाले ने चाहा बहुत जल्दी इससे हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, और ख़ास बात यह है कि मुझे इसका जानकारी नहीं था कि आप में से अगर कोई पेड़ से गिरा, ये तो मुझे पता है कि गिरने से भी स्लिप डिस्क होती है, लेकिन पेड़ से गिर के अगर कोई स्लिप डिस्क में रिकवर कर रहा है प्रिकॉशंस के ज़रिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि मैं नहीं सोच सकती थी कि कोई पेड़ से गिरा है अगर, तो उसको मुझे लगता है कि हड्डी क्रैक हो सकती है ना, क्योंकि जो गिरा है ऊपर से उसके साथ कुछ भी हो सकता है।
तो हड्डी अगर क्रैक हुई तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है, वो तो फिर आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी में क्रैक कैसे होते हैं। तो सरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक और उम्मीद दी है लोगों को। अगर कोई आपकी वीडियो यहाँ तक पहुँचा है और आपका एक्सपीरियंस अगर किसी ने देखा है और आपकी जैसे सिचुएशन में था, तो उसके लिए कुछ होप मिलेगी ज़रूर उसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा, अपने आप को पूरी तरह से ठीक करिएगा। अच्छा, अगला जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ये टिंकी सोनी जी का है। टिंकी सोनी जी काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं मेरे साथ, मैं जानती हूँ वो वीडियोस देखते हैं। और उनकी सर्जरी हुई थी और सर्जरी के बाद उनका तकलीफ थी तो वो रिकवर कर रही थी, और अब उन्होंने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है वो भी शेयर कर रही हूँ, और उनका जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने की भी कोशिश करूँगी। इन्होंने लिखा है, दीदी मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, अभी झुकना और ज़्यादा देर बैठना नहीं करती हूँ, लेकिन खड़े होकर काम कर लेती हूँ। थोड़ा डर भी रहता है कि क्या करूँ क्या नहीं। आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं क्या, प्लीज़ आफ्टर रिकवरी काम कैसे करें। आपकी वीडियोस से बहुत हेल्प होती है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, दिल से थैंक यू दीदी, आपकी सलाह से सबको फ़ायदा हुआ है रिकवरी में। देखिए टिंकी जी, मैं जानती हूँ कि जब हम इस तकलीफ़ में एक बार गए और हम फिर वहाँ से बाहर आए और फिर दोबारा उस तकलीफ़ में गए, तो हमें बहुत डाउट रहता है, बहुत डर लगता है। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करती हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सर्जरी के बाद ठीक हो, मतलब दोबारा तकलीफ में जाके ठीक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी तकलीफ है, आपका शरीर है, हील करता है, ठीक हो जाता है शरीर, और उसके बाद आपने इस तकलीफ में अगर आप हैं तो अपने काम को धीरे धीरे ही आगे बढ़ाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। दुनिया में बिना दर्द के जीना सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सारे काम हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहो, मैं बहुत अच्छा दिमाग दिया ऊपर वाले ने कि उसका इस्तेमाल करना है कि मेरा जो ये काम है, काम तो जरूरी है, पर इस काम को मैं अपनी स्थिति के अनुसार कैसे मैं इसे अपने लिए कर सकती हूँ कि ये काम भी हो जाए और मेरी तकलीफ भी ना बढ़े। ठीक है, तो ये सोचना पड़ेगा। इसमें कोई ना पॉइंट आपको नहीं बता सकती मैं कि नहीं नहीं, अच्छा खड़े होके तो मैं सारे ही काम करती हूँ, मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रही हूँ, मतलब एक्टिवा चलाती हूँ। ठीक है, मेरे बच्चे का काम है, मेरा ऊपर वाले का शुक्र है, मेरा नॉर्मल डिलीवरी है ठीक होने के बाद, उस बच्चे का सारा काम मैंने ही किया है, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपके लिए काम करने के लिए, कितने दिन करेगा कोई। तो 1.25 महीने के बाद सारे काम मैंने खुद से किए हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प जरूर की है। और हस्बैंड कब रहते हैं, सुबह रहते हैं, रात को रहते हैं। रात का जितना जो काम होता है वो संभालते थे, थोड़ा दूध वूध बनाना वगैरह तो वो कर लेते थे, बाकी तो किया तो मैंने ही है। लेकिन बच्चे को नहलाना, बच्चे को कपड़े पहनाना, वो सब किया है, पर अपने आप को सपोर्ट के साथ। और ऊपर वाले का शुक्र है मैं ठीक हो गई थी, तब मेरी ये डिलीवरी है। तो फिर भी मैंने परहेज का ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को यूं उठाना है तो झुक के ना उठा के, यहाँ पे कुछ मदर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ कि सीधा झुक के आप किसी बच्चे को उठा रहे हो, उससे बेटर है कि आप बैठ जाओ उसके बगल में। आप बैठोगे तो कमर को थोड़ा सहारा तो मिल गया ना, तो आप बैठ जाओ बगल में, फिर अपने बच्चे को साइड की तरफ से उठाओ, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं। आप समझ गए हो कि फ्रंट की तरफ झुकने के बजाय आप साइड की तरफ झुक के बच्चे को गोद में लीजिए। आप बच्चे को फीड करा रहे हो, चेयर पे बैठिए, साइड से बच्चे को लीजिए और उस वक्त आप दूध पिलाइए। ठीक है, और आपका तो खैर टिंकी जी आपके लिए नहीं है ये, पर जब मुझे ध्यान आता है तो क्योंकि लोग उम्मीद से वीडियोस देखते हैं, तो जो चीज़ें याद आती जाती हैं मैं बताती जाती हूँ। काम करने का यही तरीका है कि जिस काम को करने से आपको प्रॉब्लम महसूस हो थोड़ी सी भी, तो या तो उसको कन्वर्ट करिए, है ना, कि मैं आपको कहूँ कि मैं झुक के सीधे कोई काम करने लग जाऊं, तो उसके बजाय मैं नीचे बैठ जाती हूँ। नीचे मतलब स्टूल होगा, आपके पास पटरी होगी, जहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ ये यहाँ तक बैठ के मुझे अच्छा लग रहा है। उसके नीचे बैठने पे मुझे दिक्कत हो रही है तो नहीं बैठना है, उखड़ू तो नहीं बैठना है। उखड़ू बैठने की सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, जिनकी सर्जरी हो रखी है उनको तो बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो सर्जरी भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उखड़ू बैठने पे मुझे प्रॉब्लम फील होती है। हाँ, मैं पटरी में बैठ सकती हूँ, मैं पालथी मार के बैठ सकती हूँ, मतलब मुझे सपोर्ट मिल जाता है जमीन पे, है ना, पालथी मार के बैठ सकती हूँ। तो जिस काम से आपको दिक्कत हो वो नहीं करना है, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। अपने काम को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है। अब मैं कहूँ कि भाई मुझे तो रनिंग करनी है अभी,
तो मैं कितनी देर रनिंग करूँगी। अगर मैं कहूँ कि नहीं नहीं मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो मैं उस चीज़ को नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उस काम से, अच्छा जिम चले गए, मान लो चले गए हम जिम, ठीक है, किसी को थोड़ा ही ना पता है कि मुझे जो प्रॉब्लम है, मुझे सर्वाइकल की दिक्कत थी, मुझे लंबर में दिक्कत थी, और वो कभी भी उखड़ सकती है। तो जो वो कराने वाले होंगे इंस्ट्रक्टर, वो तो नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे एक्सरसाइज बताएंगे, तो मैं वो कर लूँगी क्या? वो नहीं कर पाऊंगी ना। तो उससे अगर मुझे प्रॉब्लम आ गई तो फिर मैं पड़ जाऊंगी लंबी, तो वो मैंने नहीं करना है ना। मैं अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है तो मैं देखूंगी कि मेरी बेड पे लेट के या नीचे लेट के, जिस जहाँ पे मैं लेट सकती हूँ, अभी मैं लेट सकती हूँ नीचे, ठीक है, पर आप लोग नहीं, जो तकलीफ में है वो नहीं। तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सी एक्सरसाइज मुझे रिलीफ देती है, मुझे और आगे मेरे लिए अच्छी है, और कौन सी एक्सरसाइज से मुझे तकलीफ बढ़ रही है, तो मैं वो नहीं करूँगी। जिससे मुझे लगता है कि नहीं नहीं ये इससे मुझे कुछ दिक्कत सी महसूस हो रही है, तो मैं क्यों करूँगी। तो काम सारे होंगे, लेकिन अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपने शरीर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। आपकी सर्जरी एक बार ऑलरेडी हुई है और आप फिर दोबारा तकलीफ में आई थी, अब आप ठीक हुई हैं। तो काम को करिए, पर भाग दौड़ मत करिए, जल्दीबाजी कुछ मत करिए। अपने काम को काम की तरह करते चलिए। आप शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आप घर के काम भी कर रहे हैं, खाना पका भी रहे हैं, खा भी रहे हैं तसल्ली से, तो बस इसी में खुश रहिए। इसके आगे अपने लिए जो हो सकता है, अपनी स्थिति को देख के उसको आगे बढ़ाइए। पर जिस चीज़ से आपको तकलीफ महसूस होगी, तो मेरी सलाह यही है कि वो काम मत करिए। ठीक है टिंकी जी। तो ये तो था इनका। अभी मैं कुछ और अब आपके सवाल भी लूँगी, कुछ एक्सपीरियंस अगर बीच में रहे होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ मुझे नाम तो नहीं समझ आ रही है, पर इन्होंने लिखा है, अच्छा एक सवाल इनका था कि भिंडी की सब्जी खा सकते हैं या वो बादी होती है। देखिए, भिंडी की सब्जी से गैस बनती है किसी किसी को, तो जानते होंगे आप, ठीक है। शरीर की भी बात होती है, अलग अलग शरीर है, किसी को हैबिट है, किसी को नहीं है। पर जो हकीम साहब थे ना, उन्होंने मुझे भिंडी खाने के लिए कहा था। अब मुझे डर बहुत लगता था, और मेरी भिंडी फेवरेट है ना। तो भिंडी में उन्होंने ये कहा था कि इसमें जो रेशे निकलते हैं, जो रस्से होते हैं, देखा ना आपने, भिंडी को काटोगे तो उसमें से ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है ना। तो उनका कहना ये था कि भिंडी अच्छी होती है, आप खाइए उसको। तो मैं थोड़ी बेफिक्र भी हो गई थी, तो मैंने खाई भी होगी, पर डरती थी तो इसलिए कम खाई है मैंने उस वक्त। जब मैं ठीक हो गई तो बिंदास खाई है, आज भी बहुत खाती हूँ भिंडी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो भिंडी का आपने देखना है कि आपको खाने से तकलीफ तो नहीं बढ़ी, अगर नहीं बढ़ी है तो खाइए, ठीक है। अगर आपको गैस्ट्रिक हुई है और आपको दर्द बढ़ा है, तो फिर उसको अवॉइड करिए, ये मेरी सलाह है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं और चीजें भी क्लियर करती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ। किसी को चावल खाने से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो चावल खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से तीनों टाइम चावल खाए हैं। तो जब मैं बोलती हूँ कि अरे नहीं चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल से, जो हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया है ना, तो हम लोग चावल एक टाइम खाते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो यहाँ पे चावल अगर आपने खाया तो दर्द बढ़ जाता है, ये फैक्ट है, ठीक है। मोस्टली लोगों को दर्द बढ़ जाता है चावल खाने से, अगर उनको बॉडी में कहीं जॉइंट पेन है वगैरह वगैरह। तो इसलिए चावल अवॉइड करके तीनों टाइम रोटी खा सकते हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, उसके बाद तो आप खाएंगे ही चावल। और किसी को अगर जैसे सॉरी, जो ईस्ट इंडिया, जो हमारे जो पूर्व के लोग हैं, या साउथ में भी चावल खाए जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें वाइट राइस को छोड़ के, तो वो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ पा रहे हो, 2 टाइम तो छोड़ ही देते हैं, 1 टाइम तो खाते ही हैं वहाँ के लोग, तो उनको ब्राउन राइस अगर आप ठीक लग रहा है आपको तो खा सकते हो। अच्छा, भिंडी का तो मैंने आपको दे दिया सवाल का जवाब। अभी मैं आगे आपने कुछ पूछा है, आपने कहा भी है, आपने कहा है दी मेरे पैर में बहुत आराम है, ये एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। दी मेरे पैर में बहुत आराम है, मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ, और मैंने आपकी बताई हुई मेडिसिन और मालिश और सिकाई करवा रही हूँ, मुझे बहुत आराम है। मुझे बहुत खुशी है जी, आप जब कहते हो कि आपको आराम है तो तसल्ली होती है कि चलो एक और है कोई जिसको आराम आया। आपने कहा है दी प्लीज बताए ना, मेरे गर्दन में 3 दिन से थोड़ा दर्द है, क्या करूं कि मुझे आराम आ जाए। एक्सरसाइज करती हूँ तो दर्द बढ़ता है, इसलिए प्लीज दी आप बताओ। अच्छा ठीक है, एक्सरसाइज अगर दर्द करने से दर्द हो रहा है तो एक्सरसाइज मत करो, ठीक है।
मैंने तो नहीं की है। और आपने कहा है कि 3 दिन से ही दर्द बढ़ा है ना, तो देखो जिनको सर्वाइकल में दर्द है, सर्वाइकल का भी सवाल थे कुछ लोगों के, बहुत थे। तो सर्वाइकल में क्या है कि मेरी तो ये गर्दन ही कांपती थी, मेरी गर्दन में ताकत नहीं थी, ठीक है। ऐसे ऐसे करती थी तो कड़च कड़च की आवाज आती थी, जैसे पत्थर नहीं रगड़ते हैं ऐसे, जैसे हड्डियां आपस में रगड़ती हूँ। तो गर्दन में ये था प्रॉब्लम। फिर शोल्डर में बहुत दर्द था लेफ्ट वाले में। फिर ये वाला हाथ तो बिल्कुल ही, इसमें तो जान ही नहीं रही थी ना, तो ये वाला हाथ था। तो सर्वाइकल की बहुत सारी दिक्कत थी, पर मैंने कुछ और अलग से नहीं किया है। लंबर के लिए जो प्रिकॉशंस थे वो सारे किए, और वो मेडिसिन ही ली हैं। और जो मसाज और सिकाई है, कभी जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना हम्प था, यहाँ पे सूजन थी, तो वहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे मसाज कर दो, तो वो राउंड एंड राउंड मसाज करते थे। तो उससे फिर मैंने ऊपर की तरफ, क्योंकि ये कांपती थी गर्दन, तो यहाँ पे भी करवाती थी मैं कभी कभी, तो ऐसे करके ऊपर की तरफ मसाज कर देते थे। और सिकाई सीधे लेट के तकिए में ऐसे तकिया रख के ना, और बहुत अनकंफर्टेबल होता था, आसान नहीं था सर्वाइकल वाली जगह पे सिकाई करना, ठीक है। तो तकिए के ऊपर अपनी गर्दन को कभी ऐसे रखती थी, कभी ऐसे ठोड़ी में रखती थी, कभी ऐसे रखती थी, समझ रहे हो आप। तो मैंने ऐसे करके रखा है गर्दन को, और वो उतनी में कांपने भी लग जाती थी, तो कुछ कुछ मिनट बाद में चेंज करती थी, फिर यहाँ रखती थी। और करवट लेना आसान नहीं था सर्वाइकल में मेरे लिए। जब मैं बता रही हूँ ना कि मैं तकिए में थोड़ी रख के मुझे थोड़ा अच्छा लगता था, पर वो थक जाती थी, थोड़ी थोड़ी देर में गर्दन थक जाती थी, अपना वजन नहीं उठा पाती थी उस टाइम। तो मैं ऐसे रख के ज़्यादा करती थी, बाकी फिर मैं नॉर्मल अपना लेट जाती थी। तो करनी है सिकाई तो पीछे रख के, ऊपर रख के करनी है, मतलब ये ना हो कि आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर लेट जाए, मतलब ट्यूब होती है ना जो सिकाई की, उसके ऊपर अगर लेट के सिकाई कर लें तो वो अनकंफर्टेबल रहेगी, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। बालों का जूड़ा या चुटिया बालों के नीचे, सिर के नीचे नहीं आनी चाहिए। सीधे लेटते हुए तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है। करवट के बल तकिया, पतला तकिया जरूर लगाइए। शोल्डर में, क्योंकि सिर है ना ऐसे रहता है, ये तकिया है, मान लो ये सिर, ये बॉडी है, तो अगर तकिया नहीं है तो वो ऐसे टेढ़ी नहीं हो जाएगी, तो वो भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। तो तकिया लगाइए दोनों तरफ। और हाँ, दोनों तरफ इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी हम करवट लेते हैं, ठीक है, इस तकलीफ में जिनको सर्वाइकल है उनके लिए बता रही हूँ कि आप 2 तकिए लगाइए, एक तकिया इधर रखिए, एक तकिया इधर रखिए अपने, और बीच में आप सीधे स्ट्रेट लेटिए। जब भी आप लेफ्ट करवट लेंगे तो आपको तकिया ऑलरेडी मिलेगा, फिर राइट करवट लेंगे तो भी तकिया आपको लगा हुआ मिलेगा। लेकिन जब भी आप सीधा लेटे हुए हो तो तकिया नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 2 तकिए लगाइए अपने आजू बाजू, और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये करके देखना है। और एक चीज़, हम नॉर्मल बैठे हैं ना, पहली बात तो टेक लगा के बैठिए और सिर को सीधा सीधा रखिए। गर्दन को जब आप ये झुकाएंगे ना तो आपको दिक्कत होगी, तो इसको बिल्कुल झुकाना जितना अवॉइड कर सकते हो ना उतना करिए। जब ज़रूरत हो खाली तभी झुकाइए, जिनको सर्वाइकल पेन है तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और जब आप हील होगे तो पूरी तरीके से हील होगे, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है अलग से। हाँ, जिनको एक्सरसाइज से रिलीफ मिलता है ना, वो सर्वाइकल की एक्सरसाइज जरूर कर लिया करें। अगर किसी को दर्द बढ़ता है तो वो थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। अब नेक्स्ट भी सवाल मैं ले रही हूँ, ये निशा शर्मा जी का है। निशा शर्मा है शायद। इन्होंने लिखा है, मैम मुझे स्पाइन टीबी हुआ है, मेडिसिन चल रही है, 18 मंथ का कोर्स बोला है डॉक्टर ने, और 1 मंथ हो गया है मेडिसिन लेते हुए, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दर्द में, कमर में बहुत दर्द है, प्लीज कुछ हेल्प कर सकते हैं। देखिए निशा जी, एक तो आगे झुकना, नीचे बैठना, वजन उठाना, सीढ़ी चढ़ना, 2 व्हीलर, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको टीबी है, दर्द है तब भी। मसाज के लिए एक ऑयल मैंने बता रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उसको देखिए, वो ऑयल बनाइए, उसमें कमी मत करिए, मतलब वही तेल से मसाज और सिकाई करनी है। मसाज का तरीका नीचे से ऊपर की दिशा में मसाज करनी है, नीचे से ऊपर हाथ ले जाना है, फिर हटा लेना है, नीचे से ऊपर, ये तरीका है, ये मसाज और सिकाई का तरीका है, ठीक है। ये आप करिए। चावल, खट्टी चीज़ें और जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है वो चीज़ें बंद कर दीजिए। ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें बंद कर दीजिए, एसी कूलर बंद कर दीजिए, ठंडक में नहीं रहना है,
ठीक है, ये परहेज आप करके देखें। बाकी तो टीबी का तो मुझे आइडिया नहीं है, टीबी का तो आपको कोर्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया से होने वाली तकलीफ है। जब तक बैक्टीरिया खत्म नहीं होगी टीबी खत्म नहीं होगी, तो उसका तो कोर्स करना ही करना है। पर जो आपको दर्द में रिलीफ दे सके वो चीज़ें मैंने बता दी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। मैं आपसे बात करूँगी, तभी आपकी सिचुएशन पूरी तरीके से समझ पाऊँगी। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज करिए। अगला सवाल ये दिया दास नाम से है। इन्होंने लिखा है मैम कब ये हाथ का सुनपन 100% जाएगा? एक बार चला जाता है तो फिर दूसरे दिन फिर करता है पूरा 100%, कब ठीक होगा? हाथ का वीकनेस पेन जब आप पूरी तरीके से ठीक हो गए ना तभी होगा। जब आप सर्वाइकल की दिक्कत की वजह से हाथ का सुनपन होता है, अगर आप सर्वाइकल को ठीक कर लोगे ना तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये ऐसा कभी नहीं रहेगा, 100% ठीक हो जाएगा। और अगर ये एक दिन ठीक होता है और अगले दिन बढ़ता है तो इसका मतलब आप अपने प्रिकॉशंस ध्यान से नहीं कर रहे हो। तो बिल्कुल ईमानदारी से करिए। परहेज क्या करने हैं वो मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वो अच्छे से देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस के लिंक है, उनको अच्छे से सुनिए, उनको एज इट इज फॉलो करिए। ठीक है, आगे आपने लिखा है मैम काला चना को बॉईल करके यूज कर सकते हैं, उसके चाट खा सकते हैं क्या? आप काला चना खा सकते हो, ठीक है, पर किसी किसी को इससे बहुत गैस बनती है, तब मत खाइएगा। आपको ध्यान रखना है काला चना नुकसान नहीं करता है जितना जो काबली चना होता है ना वो नुकसान करता है, तो उसको नहीं खाना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, आपने कहा है चाट बनाते वक्त नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है, खटाई तो बिल्कुल नहीं खानी है मेरे हिसाब से। तो जब मैंने नहीं खाई है तो बिल्कुल मत खाइए, खटाई को अवॉइड करिए जब तक आप अच्छे से ठीक नहीं हो जाते हो। आपने कहा है सर्वाइकल में भी क्या शोल्डर बेल्ट जो आपने दी है वो जरूरी है? नहीं, सर्वाइकल अगर है ना, किसी को बहुत पेन होता है या किसी को कहीं जाना है तो एक कॉलर आता है गर्दन के लिए, खाली वो लगा लीजिए। बाकी मैंने तो नहीं लगाया है वो भी। ठीक है, आपको अगर सुविधा है और आपका काम ही नहीं चल रहा है, सर्वाइकल में बहुत पेन है, तो वो आप कॉलर लगा सकते हैं, लगाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, सफर करने के लिए एक अच्छी खासी बेल्ट आती है जो यहाँ से लेकर आपके नीचे लंबर तक एकदम आपको टाइटली बांध के रखती है, तो वो आप यूज कर सकते हो, वो अच्छी है। अगला जो सवाल है ये मिथुन कुमार जी का है। इन्होंने लिखा है नमस्ते दीदी। नमस्ते जी, मेरा नाम मिथुन है। मेरे कमर से नीचे के रीढ़ में दर्द जाता है, मुझे ठीक हो जाएगा? हाँ जी मिथुन जी, क्यों नहीं होगा ठीक? जब सब ठीक हो रहे हैं तो आपने सबसे पहले न्यूरोसर्जन को दिखाना है। अगर आपने नहीं दिखाया है तो नसों के डॉक्टर होते हैं न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट, उनके पास जाइए, अपनी एमआरआई करवाइए। बिल्कुल एक्यूरेट आपकी तकलीफ आपको पता होनी चाहिए। अभी आपने एक सिस्टर का सुन लिया ना कि उनको रीढ़ की हड्डी में टीबी है, तो भी दर्द उनको उतना ही है। ठीक है, तो टीबी में भी दर्द वैसे होता है। किसी को सिस्ट भी होता है, अंदर ट्यूमर हो सकता है, ऊपर वाला ना करे, पर आपको आपकी तकलीफ की सही जानकारी एमआरआई से मिलती है। तो बहुत सारे लोग शॉर्टकट में आते हैं, पूछते हैं दीदी ये दर्द है, क्या हम ये दवाई ले लें? नहीं, ऐसे नहीं। अपनी तकलीफ को पहचानिए, उसकी जड़ आपको पता होनी चाहिए कि क्यों ये तकलीफ है। और मैं सीधा आपको यही सलाह दूंगी कि आप न्यूरोसर्जन के पास जाएं या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने एमआरआई कराएं, अपनी तकलीफ का सही आपको जांच होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप उसको ट्रीटमेंट लें। आप जो परहेज मैंने अभी बताए हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पूरे ही करने हैं परहेज। ठीक है, मसाज और सिकाई भी करिए। अगर आपको एलोपैथिक आप ट्राई कर चुके हो तो फिर आपके लिए ऑप्शन है आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानीपैथी। आप कोई भी तरह की मेडिसिन आप ट्राई करके देखें। ठीक है, जिस भी चीज से आपको रिलीफ मिलता है उसको कंटिन्यू करें, मेडिसिन को, लेकिन परहेज नहीं छोड़ना है, उसको करते चलिए। ठीक है ना। अच्छा, अगला सवाल जो है ये पूछ रहे हैं मैम ये लेप गर्मी में भी लगा सकते हैं क्या? मैंने तो गर्मियों में भी लगाया है। जिस वक्त मैं इतनी तकलीफ में थी, मुझे जिन हकीम ने दिया था तो वो मैं गर्मियों में ही गई थी उनके पास, गर्मियों में लगाया मैंने। पर जब वो उसमें ना खुजली हो जाती है कुछ टाइम के बाद, जब 1-1.5 महीना हो गया था तो मुझे खुजली आने लगी थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा बीच बीच में गैप करके लगाया है। तो लगा सकते हैं। अगर आपको टेल बोन में पेन है ना तो भाई साहब बहुत अच्छी चीज़ है वो लेप जो मैंने बता रखा है, आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से देखिए, उसको बनाइए, एज इट इज, जलाना नहीं है, और ठंडा ही करके लगाइए गर्मियों में। ठीक है, क्योंकि आप गर्म लगाओगे तो वो आपकी स्किन भी बंद कर देगा।
इतनी उसमें मतलब वो गर्म नहीं होता, उसकी तासीर गर्म होती है, वो आपकी स्किन में मतलब खुजली भी हो जाएगी गर्मी की वजह से, तो उसको ठंडा करके ही लगाइए, ठीक है। वो काम अपना पूरा करेगा ठंडा भी। आपने पूछा है पहले मालिश और सिकाई करनी चाहिए या लेप लगाना चाहिए। तो मालिश और सिकाई ना दिन में तो 3 बार है, सुबह कर लीजिए, दोपहर को कर लीजिए, फिर शाम को कर लीजिए। लेप रात को लगाना है जिस वक्त आप सोने जाते हो, जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से बिस्तर पे रहेगी। भले ही वो 3 घंटे बिना हिले डुले अगर आप बिता रहे हो ना लगा के लेप, और 3 घंटे के बाद वो झड़ जा रहा है तो कोई बात नहीं, पर 3 घंटे आप आराम से सोइए और सीधा लेट के अगर सोते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा वो। जिनको भी बहुत ज़्यादा दर्द है ना लंबर में, कमर में और टेल बोन में दर्द है, उनके लिए वो बेस्ट है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उसको जलाना नहीं है, बनाने का तरीका ध्यान से देखिएगा और उसको एज इट इज़ बनाना है। अगर वो जला तो उसका तो पूरा वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हनी डागर करके नाम है और इन्होंने पूछा है मैम मुझे 1 साल से बैक पेन है, पैरों में हैवीनेस बहुत ज़्यादा है, दवाई लेकर थक चुकी हूँ, 2 मिनट बैठने से ही कमर में दर्द शुरू हो जाता है, बिल्कुल बैठ नहीं सकते, खड़े होने पर चलना नहीं होता है, न्यू सब्सक्राइबर हूँ। ठीक है जी, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको एक तो सही ट्रीटमेंट लेना है आपके लिए जो ठीक है, न्यूरोसर्जन से मिलिए अगर नहीं दिखाया है, और अगर दिखा लिया है तो फिर दूसरे तरीके की मेडिसिन आप लीजिए। पर ये जो मैंने बताए हैं वो करने ही करने हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने हैं वो बता देती हूँ, जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा, जो भूल गए उनको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। कुछ लाइफस्टाइल चेंज करना है। सबसे पहले बिस्तर का गद्दा, बिस्तर जिस पे आपने आराम करना है वो आपका कॉटन का गद्दा होना चाहिए, 2 इंच का बेस्ट है। 4 इंच का बनाने वाले अगर अच्छे हैं ना तो वो सबसे बढ़िया है। 4 इंच मोटा जो रुई का गद्दा होता है कॉटन का, प्योर कॉटन, वाइट वाला, ब्लैक वाला नहीं, ठीक है। तो वो बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बनाने वाले बढ़िया है ना भाई जी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बनाने वाले अच्छे नहीं है ना, वो उसे फुलफुला करके दिखा के दे रहे हैं आपको कि ले जाओ बहुत बढ़िया बना है, फुलफुला नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, बढ़िया मजबूत। या फिर आप 2 इंच का लीजिए, पतला होता है, आप लेटिए उसमें, आपको चुभेगा भी नहीं, बेड भी नहीं चुभेगा और वो आपके लिए बेस्ट है। तो वो 2 इंच वाला भी ठीक है। आप कॉटन के गद्दे में ही लेटिए, आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए। चारपाई में नहीं लेटना है, सिर्फ बेड पे लेटना है। बेड या फिर आप अच्छा नीचे बिल्कुल नहीं लेटना है, जमीन पे बिल्कुल मत सो जाना भाई, जमीन पे लेटोगे तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। फिर नीचे बैठना और सोना दोनों हो रहा है तो बेकार हो जाएगा। बेड से जब उठ रहे हो लेफ्ट साइड करवट लीजिए, दोनों हाथों को टिकाइए और हाथों को जोड़ डाल के, हाथों पे जोड़ डाल के उठना है। एक सिस्टर का सवाल है कि लेफ्ट साइड मुझे पेन है तो मैं उधर से उठूंगी तो मुझे दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरा लेफ्ट वाला हाथ ही सुन था, मेरा लेफ्ट शोल्डर में ही बहुत भयानक पेन था, पर फिर भी मैं लेफ्ट साइड से ही उठी हूँ, ठीक है। और वो हील हुआ है, वो नुकसानदेह नहीं था, तो आप घबराना नहीं है, ऐसे ही करिए। फिर जब आप खड़े हो जाते हो, सॉफ्ट सी चप्पल आती है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक शॉर्ट्स में भी डाला है, वो चप्पल आप लीजिए, आपके लिए बेस्ट है, आपको कतई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कुछ भाई लोगों का भी सवाल था कि लेडीज़ का तो बता दिया, जेंट्स का भी बताओ, तो उनके लिए नेक्स्ट जल्दी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उनको कौन सी चप्पल लेनी चाहिए, तो आपने वो पहननी है। आपको एडियो में दर्द आता है या आपको तकलीफ है कमर दर्द की, तो उसमें आपको वो मदद करेगी। फिर आपने बेल्ट लगा लेनी है खड़े होते ही, लंबर वाली बेल्ट, जो बढ़िया वाली बेल्ट आती है, जो मैंने शेयर कर रखी है, उनको उसको देखिए और वो वाली बेल्ट ढूंढिए अपने लिए, वो बेस्ट है, ठीक है। वो बेल्ट पहन के ही आपने खड़े होके जो भी करना है करना है। मुंह हाथ धोते हुए एक हाथ से दीवार का सहारा लेना है, क्योंकि उस वक्त आपको कम से कम थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, 10-15 डिग्री आप आगे की तरफ कुल्ला करने के लिए झुकोगे मुंह हाथ धोने के लिए। तो एक हाथ से मुंह हाथ धोना है और एक हाथ से दीवार पे अपना वजन रखना है, संभालना है दीवार से, तो वो आपको बचाएगा। आप बहुत सारे सिस्टर्स का ये कहना है कि दीदी इतनी छोटी सी चीज़ थी पर इसने हमें बहुत मदद की है, क्योंकि ये मैंने किया है ना, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि भाई ये मैंने किया है तो आप भी करो। और जिनको बहुत तकलीफ है उनको आराम जब मिलता है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़रूरी था। फिर इंडियन टॉयलेट है तो ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के जाइए। जेंट्स भी ऊंची हील वाली चप्पल पहन के जा सकते हैं, भाई ठीक होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर में ही तो है। इंडियन टॉयलेट है, अदरवाइज अगर आपको इंग्लिश टॉयलेट है आपके घर में तो आप उसको इस्तेमाल करिए। नहाने के लिए 1 फीट का स्टूल रखना है, 1 फीट से ना छोटा हो ना बड़ा हो, उसमें बैठ के नहाइए। सिर आगे करके बिल्कुल नहीं धोना है, पीछे करके ही धोना है आपने,
बालों को या सीधे बैठे बैठे पीछे की तरफ वॉश कर लीजिए। लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जेंट्स का तो है नहीं, पर जिनके लंबे बाल हैं वो सीधे बैठे बैठे भी पीछे वॉश कर सकती हैं या पीछे की तरफ थोड़ा सा झुका के, पर आगे नहीं झुकाना है सिर को, क्योंकि भले ही ना सर्वाइकल हो आपको, पर जब हम गर्दन आगे झुकाते हैं ना तो पूरी रीढ़ की हड्डी की नसें खींचती हैं और उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आपको चेंज करना है। अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करेंगे, अपने प्रिकॉशंस पे ध्यान देंगे, तो चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ थी ना वो भी क्योर हो जाएगी। और सही ट्रीटमेंट, सही मेडिसिन, ठीक है, जो आपके लिए अच्छी है, तो वो करना है। अगर कुछ समझना है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर सकती हूँ, वहाँ बता दूंगी आपको, ठीक है। एक सवाल ये था कि ये योगेश ठाकुर जी का है। इन्होंने पूछा है, मैम आप इस बीमारी में कैसे पॉजिटिव रहती थी, क्या क्या करती थी, प्लीज इस पे एक वीडियो बनाएं, डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज्यादा। योगेश जी, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं यकीनन जल्द ही एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके कि आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, ठीक है। तो जल्द ही वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। अगला सवाल ये रजिया मलिक जी का है। इन्होंने पूछा है, मैम ये लेप गर्मी में, अच्छा ये मैं बता चुकी हूँ। ये था मोहम्मद जावेद रॉक करके था ये, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था कि इन्होंने कहा, भैया आपके पास पैसा होगा इसलिए आगे नहीं झुकेंगे, भारी सामान नहीं उठाएंगे, मगर मजदूर उनको तो ये सब करना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो जावेद जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप देखोगे, लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि जिनको लगता है ना कि ये काम करे बिना हमारा गुजारा नहीं है, तो ये तकलीफ ऐसी है कि इसमें आगे झुकना जब बंद ही नहीं करोगे तो ये तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। दोनों पैरों में ताकत चली जाती है लोगों के, एक का किसी किसी का तो एक पैर बिल्कुल पतला हो जाता है, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो फिर बिस्तर पे आदमी लेट जाता है, फिर काम मजदूरी भी नहीं कर सकता है ना। तो फिर वो इस तकलीफ में बढ़ने से बचाने के लिए हमको झुकना बंद करना चाहिए। और अपने डॉक्टर से जब आप पूछोगे, डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको ये करना है, तो आप वो गलतियां मत करिए। जबरदस्ती अपने साथ करेंगे तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, फिर आप पछताएंगे, तो वो नौबत ना आए, इसीलिए झुकना बंद करना है। अगर आप मजदूर भी है ना, तो आपका गुजारा अगर मजदूरी से चल रहा है तो आपको अपने लिए काम दूसरा ढूंढना है। मैं तो सिंपल, मैं सलाह क्या दे रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि भाई एक ठेले पे कोई सब्जी बेच रहा है, वो खड़ा होके बेच रहा है या बैठ के बेच रहा है, लेकिन उसे झुकना नहीं पड़ना है। वो किसी के, जहाँ पे झुकने की जरूरत पड़ेगी वो किसी की हेल्प ले सकता है। तो काम तो अपने लिए अपने अकॉर्डिंग ढूंढना पड़ेगा, अगर आप ये तकलीफ में हैं तो। ये मेरी सलाह है, बाकी आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। अगला जो सवाल है ये श्वेता जी का है। श्वेता जी ने पूछा है, मैंने कल न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है, उन्होंने मेडिसिन लिखा है 4-5, बोले 1 मंथ लेने फिर दोबारा आने के लिए। हाँ, ऐसा ही होता है, 1 महीने के लिए जब दिखते हैं डॉक्टर, ताकि 1 महीने में आपकी रिकवरी हो, पता चले। मुझे दोनों पैरों में दर्द होता है बहुत, कमर से लेकर पैरों में खिंचाव, झंझनाहट, करंट जैसा है। क्या मैम मुझे मेडिसिन लेने से जो डिस्क बल्ज, डिस्क कैनाल, स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी? क्यों नहीं होगी, आप भरोसा तो करके चलें, आप पहले स्टार्ट तो करें। पहले से पहले क्वेश्चन मार्क ना लगाएं कि मुझे कुछ होगा या नहीं होगा, आराम होगा कि नहीं होगा। पूरी ईमानदारी से जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, जिस भी डॉक्टर को आप ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, ईमानदारी से उनको एज इट इज फॉलो करो, जैसे उन्होंने बताया, ठीक है, जो जो उन्होंने बताया, और उसको करते चलो। और फिर अपने आप को 1-2 महीने देखो कि मुझको आराम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5%, 10% कुछ मुझे रिलीफ है कि नहीं है। अगर आपको रिलीफ है तो फिर सब्र के साथ चलना है, ठीक है, प्रिकॉशंस के साथ चलना है। लाइफस्टाइल में हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, आपकी प्रिकॉशंस बताती हूँ, क्या आपको मदद करेंगे। तो आपको यकीनन, अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा भी आराम दिख रहा है ना, तो वो पूरा भी हो जाएगा, लेकिन आपको परहेज नहीं छोड़ना है। विद मेडिसिन, विद आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको एज इट इज करिए, ठीक है, घबराना नहीं है। फिर आपने पूछा है, डॉक्टर ने ये भी बोला है अगर ठीक नहीं होगा 6 वीक्स में तो सर्जरी करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ बताएं मैम मुझे अब क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए? बिल्कुल आप मेडिसिन लीजिए, उम्मीद यही है कि आप ठीक होंगी। परहेज आपने पूरे करने हैं पूरी ईमानदारी से, और फिर आपको आपका रिजल्ट बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए आगे, है ना। अगर आपको सर्जरी वाली नौबत आती है तो मैं ये कहती हूँ हमेशा
कि एक बार रुकिए, थोड़ा सा और सर्च करिए अपने लिए, दूसरे ट्रीटमेंट भी देखिए, जिससे भी आपको रिलीफ आए तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए एटलीस्ट, है ना। उसके बाद आपको जो सही लगे, आपके डॉक्टर जो आपको कहें आप वो कर सकते हो, आप आज़ाद हो। दुनिया में हर तरह का ट्रीटमेंट मौजूद है, पर आप में कितना पेशेंस है ये डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति आगे कैसी होगी। ठीक है जी श्वेता जी, और अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा। ये एक सवाल दिया दास जी का ही है। इन्होंने लिखा है कि मैम कंप्लीट डाइट दीजिए, ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, लंच में, डिनर में क्या खाएं, आप कितने बजे डिनर करते थे डिस्क में, और सुबह कितने बजे करते थे ब्रेकफास्ट, गैर बताना। तो दिया जी इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ही लेके आऊँगी, और इंशाल्लाह जल्द ही लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछ लिया है। तो मैं ये इसके ऊपर अलग से ही वीडियो बनाऊँगी तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, यहाँ पे ठीक नहीं है आंसर देना। ठीक है। अगला सवाल ये शिवराज मृधा जी का है। इन्होंने कहा है दीदी मेरा दर्द अभी शुरू ही हुआ है, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं, या कोई मेडिसिन लेना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। देखिए एक्सरसाइज मेडिसिन सब करना चाहिए, लेकिन आपको न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, वो आपको बताएंगे आपने मेडिसिन क्या लेनी है, आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी फिजियोथेरेपी करानी है, सब कुछ डॉक्टर बताएंगे आपको, वो आपने करना है। ठीक है, तो आप वो करिए। आप एक्सरसाइज का कभी जिक्र नहीं करते हो आपको नहीं पता है, मैं जिक्र इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे जब मेरे डॉक्टर ने बताया तो मैंने वो अपनी कुव्वत से ज्यादा एक्सरसाइज की है। जॉब भी करनी थी, एक्सरसाइज करती थी, बहुत ज्यादा की है, भाग दौड़ बहुत की है उस टाइम पे। तो उससे मुझे रिलीफ आने की बजाय मेरी तकलीफ बढ़ती चली गई। मेरे जो मसल्स थे उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने उनसे ज्यादा ही काम ले लिया था। तो मैंने एक्सरसाइज नहीं की है उसके बाद, और जब मैंने रिकवर किया है मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, क्योंकि मैं जब भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती थी तो दर्द बढ़ जाता था। तो इसलिए मैं पेशेंट्स को भी मना करती हूँ जो मेरे से बात करते हैं ना कि दीदी हमें दर्द बढ़ता है एक्सरसाइज से, तो मैं मना करती हूँ कि अगर दर्द बढ़ रहा है तो मत करो, क्योंकि मैंने नहीं की है और मेरा ठीक हुआ है। तो जिस एक्सरसाइज से रिलीफ मिलता है ना खाली वही करें। जिनसे दर्द बढ़ रहा है वो देखना पड़ेगा आपको कि किससे दर्द बढ़ रहा है, तो फिर वो नहीं करना है, इसीलिए मैं जिक्र नहीं करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे अगर रिलीफ नहीं आता था और दर्द बढ़ता था तो सबको ऐसा होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज करके इस तकलीफ से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज से, योगा से। तो आपको देखना है कि आपको ट्रीटमेंट जो भी आप ले रहे हो उसमें किस चीज से आपका रिकवर हो रहा है वो करना है। ठीक है, तो शिवराज जी आपको आंसर मिल गया होगा कि मैं क्यों नहीं करती। मेरा दर्द 15 डेज हुआ, आपको तो सिर्फ अभी 15 दिन हुए हैं। तो प्लीज डॉक्टर से मिलिए, जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, स्टार्ट करिए बिना घबराए। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी पड़ा है, मेरा ये काम अधूरा है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला, कौन करेगा फिर काम। अगला सवाल इन्हीं का है, दिया दास जी का। इन्होंने कहा है मैम गर्दन राइट शोल्डर प्रॉब्लम है तो किस साइड में करवट लें, कैसे सोएं, किस साइड में प्रॉब्लम है या लेफ्ट साइड में, कौन सा बेस्ट है। बेस्ट कुछ नहीं है, जिस तरफ से रिलीफ मिलता है उस तरफ बदल बदल के सोए, कभी लेफ्ट सोए, कभी राइट सोए, कभी सीधे, कभी पेट के बल। इसमें कोई तरीका नहीं है आपको किस तरफ से रिलीफ मिलेगा, कोई नहीं बता सकता है। तो आपको चेंज कर करके सोना है, जो मैंने किया है। स्लीपिंग पोजीशन कौन सा ज्यादा बेस्ट है रिकवर होने के लिए। आप सीधा जितना लेटोगे, और जो कि लेटना पॉसिबल नहीं है, अनकंफर्टेबल होता है, अनकंफर्टेबल सीधा लेटना, लेकिन जितनी देर भी आप गहरी नींद में जाते हो आप उसमें लेटिए, आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और बाकी चीजें आप देखिए, वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद यही करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने जो भी सवाल हैं आपके मुझसे यहीं कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि यहाँ पे पूछिए, यहाँ का एल्गोरिदम आगे जाता है, हमारी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को भी बेनिफिट मिले। इसके लिए हमें इसको शेयर करना है और यहाँ पे कमेंट करने हैं, जो भी पूछना है आपको यहीं पे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई करती हूँ, और वीडियोस में तो रिप्लाई करती ही हूँ। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।